हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद के.एस. सर पे। और आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 लिक्विड सॉल्यूशन का। और आज हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, अगर आप ये लेक्चर पूरा कंप्लीट देखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो ये मेरा गारंटी है कि राउल्ट्स लॉ में अब आपको कोई फिर इसके बाद दिक्कत होने वाली नहीं है। और इस लेक्चर के बाद हम लोग अपना क्वेश्चन सेशन भी करेंगे, जैसे कि लेक्चर 3 आपको मिल गया होगा, वेपर प्रेशर से रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे हमने किया। तो अभी राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसको क्वेश्चंस के थ्रू भी समझेंगे, ताकि हमारा एग्जाम भी बहुत अच्छे से तरीके से जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, लेक्चर नंबर 4। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम है ऐसा ही अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्योर लिक्विड, है ना। हमारे पास क्या है, प्योर लिक्विड है मान लेते हैं। ठीक है, तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करता था, टेम्परेचर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे, वो हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। ठीक है, अब मान लेते हैं इस प्योर लिक्विड पे दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। किसी का नाम नहीं ले रहा हूं वरना पता चला कि कल रास्ते में निकलना मुश्किल कर दे, इसलिए ए और बी। ठीक है, ए और बी अगर किसी का नाम है तो माफ करिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, दो लोगों ने क्या किया, प्योर लिक्विड उससे देखा नहीं गया। उसने क्या किया कि भाई प्योर लिक्विड में कुछ ना कुछ मिला देते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, स्टूडेंट ए ने उसमें एक वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया इस लिक्विड में। ठीक है, ये स्टूडेंट ए आया, इसने इस प्योर लिक्विड पे क्या ऐड कर दिया, वोलाटाइल सॉल्यूट। और ये सॉल्वेंट पहले से ही क्या है, वोलाटाइल है। ठीक है, अब जैसे ही इसने स्टूडेंट ए ने इसमें वोलाटाइल सॉल्यूट किया, उसे मिल गया एक सॉल्यूशन। उसे क्या मिल गया, एक सॉल्यूशन स्टूडेंट ए को। और स्टूडेंट ए को देखकर स्टूडेंट बी ने भी क्या किया, प्योर लिक्विड लिया और प्योर लिक्विड में उसने भी एक क्या किया, सॉल्यूट ऐड कर दिया। बट उसने एक चीज अलग की कि उसने वोलाटाइल सॉल्यूट के जगह पे क्या डाला, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या डाला, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और उसे भी एक सॉल्यूशन मिल गया। यानी दोनों ने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। कैसे, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करके। सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है, सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। दोनों ने ही प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट में उन्होंने दोनों ने ही सॉल्यूट ऐड किया। बस डिफरेंस क्या है, याद रखिएगा, स्टूडेंट ए ने उसमें वोलाटाइल सॉल्यूट डाला। वोलाटाइल सॉल्यूट मींस ऐसे सॉल्यूट्स या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनका वेपर बन सकता है। ठीक है, और स्टूडेंट बी ने क्या ऐड किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी एक ऐसा सॉल्यूट जिसका वेपर बनना पॉसिबल नहीं है या नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वेपर बनेगा। ऐसे सॉलिड्स या अदर नॉन वोलाटाइल का भी वेपर प्रेशर होता है, बट वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, जो कि हम कंसिडर नहीं भी करेंगे, जीरो मानेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो बी ने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, ए ने भी एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, बट ए में क्या डाला, वोलाटाइल सॉल्यूट, और बी ने डाला नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम क्या दिखेगा, यहां स्टूडेंट ए में अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट ए के सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, वेपर बनना स्टार्ट होगा। और जब वेपर बनना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल भी आपको दिखेंगे। ये ब्लू वाले सॉल्वेंट पार्टिकल है मान लीजिए, और रेड वाले सॉल्यूट के हैं, तो इनका ही वेपर बनेगा। साथ ही साथ सॉल्यूट का ही वेपर बनेगा, दोनों का वेपर बनेगा। हाँ या ना, मतलब दोनों ही जाएंगे क्योंकि दोनों ही वोलाटाइल हैं। सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों ही ऊपर वेपर फेज में चले जाएंगे। फिर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, इवापोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर दोनों का रेट इक्वल होगा, यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर रेट ऑफ क्या होगा, इवापोरेशन। दोनों ही जब इक्वल हो जाएंगे तो आएगा क्या, इक्विलिब्रियम। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम आया, क्या होगा, वेपर प्रेशर। वहीं पे वेपर प्रेशर हम देखेंगे इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो ये जो प्रेशर लगा रहे होंगे यहाँ पे, मान लेते कोई एग्जांपल पे इसका वेपर प्रेशर जो है इस सॉल्यूशन का, इस बार प्योर लिक्विड नहीं, इस बार सॉल्यूशन है, इसका मान लेते कोई अमाउंट ले ले 2 एटीएम। ठीक है, क्लियर, 2 एटीएम। लेकिन ये वेपर प्रेशर आ किसके रहा हो, कारण हो रहा होगा, अब मुझे ये पता करना, आया कितना, 2 एटीएम। कैसे नाप सकते हैं, मैनोमीटर कुछ भी लगा दीजिए आप इक्विपमेंट, जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये किसके कारण आ रहा है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के कारण आ रहा है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वेपर फेज में गया है, तो दोनों ही वापस आकर के क्या लगाएगा, यहाँ पे प्रेशर लगाएगा लिक्विड के सरफेस पे। और जब दोनों ही
अगर इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है तो जो भी टोटल वेपर प्रेशर आ रहा होगा वो किसके कारण आ रहा होगा, सॉल्यूट के कारण भी और सॉल्वेंट के कारण भी। इतना क्लियर है? ठीक, अब आते हैं स्टूडेंट बी वाले डब्बे पे। ठीक है, अब यहाँ क्या चल रहा होगा। अब आपको पता है स्टूडेंट बी ने क्या किया था, प्योर लिक्विड लिया था, जहां पे लिक्विड जो सॉल्वेंट जिसका बात हो रहा है वो पूरा का पूरा क्या था, वोलाटाइल, बट उसका सॉल्यूट क्या था, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब जिसका वेपर नहीं बन सकता है। अब ध्यान से देखिए, अब होगा क्या, यहां पे वेपर तो बनेंगे बट किसका, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्योर लिक्विड का। सिर्फ और सिर्फ किसका, प्योर लिक्विड का। यानी अब आपको वेपर फेज में सिर्फ और सिर्फ ये ब्लू वाले पार्टिकल्स यानी सॉल्वेंट वाले पार्टिकल्स ही दिखने वाले हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं दिखेंगे। फिर यहां भी वही होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब इक्वल हो जाएगा दोनों, तो उस समय जो प्रेशर ये वेपर्स लगा रहे होंगे कहां, लिक्विड के सरफेस पे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड। ठीक है, और यहां जो वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, मान लेते हैं कि आया 1.5 एटीएम मान के चलते हैं, या फिर 1 एटीएम मान लो, या फिर 1.2 एटीएम, जो भी अभी एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी डाटा हो सकता है, एक एज्यूम्ड डाटा है। ठीक है, 1.2 एटीएम। लेकिन आप ध्यान से देखिए इसमें सॉल्यूट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सॉल्वेंट। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सॉल्वेंट। अब अगर आप थोड़ा बढ़िया से इसको समझे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं इस पे, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है। अब प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, कैसे निकालते हैं, सब चीज पढ़ लिए थे। अब यहां पे है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सॉल्यूशन तो दो टाइप का हो सकता है भाई, जिसमें सॉल्यूट वोलाटाइल हो और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल भी हो। तो दो तरह के सॉल्यूशन बनाए। अब उसके बाद मेरा इंटरेस्ट कहां पे आया कि वेपर प्रेशर तो वहां ठीक है, लेकिन कितना होगा, तो कितना होगा तो हम लोग मैनोमीटर या बैरोमीटर से नाप लेंगे। ठीक है, वहां से मैनोमीटर से, सॉरी, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट अब मेरा क्या कहना है, आप ध्यान से समझिए, यहां पे वेपर प्रेशर किसके कारण आ रहा है, सॉल्यूट के कारण भी और सॉल्वेंट के कारण भी। तो यहां सॉल्यूट का कितना, सॉल्यूट कितना और सॉल्वेंट कितना वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे ये दो एटीएम है, दो एटीएम में कुछ सॉल्यूट के कारण आ रहे होंगे और कुछ सॉल्वेंट के कारण आ रहे होंगे। तो सॉल्यूट कितना वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर रहा है और सॉल्वेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये हम कैसे निकालें, समझ में आ रहा है। प्लस यहां पे देखिए सेकंड वाले केस में और बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जब ऐसा सॉल्यूशन हम लोगों ने प्रिपेयर किया तो मन में बहुत सारा क्वेश्चंस आया। पहला क्वेश्चन तो आप समझ गए कि सॉल्यूट कितना वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा और सॉल्वेंट, क्योंकि अब ये प्योर नहीं है तो सॉल्यूट का भी कुछ हिस्सा जा रहा है और सॉल्वेंट का भी कुछ हिस्सा जा रहा है। ठीक है ना। दूसरा जो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया समझिए, कि भैया यहां तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट ही वेपर प्रेशर लगा रहा है। हाँ, बात सही है। और प्योर लिक्विड में भी कौन, यहां भी सिर्फ सॉल्वेंट लगा रहा था वेपर प्रेशर, क्योंकि वहां सिर्फ सॉल्वेंट था। और इस सॉल्यूशन में क्या है, यहां भी सिर्फ सॉल्वेंट लगा रहा है। तो सर इन दोनों का क्या इक्वल होगा क्या, स्टूडेंट बी वाले केस में जो प्योर लिक्विड का होगा वही इस सॉल्यूशन का होगा, ऐसा होगा क्या, सोचिए। या कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कुछ चेंजेस आ जाएंगे। बस इसी को ढूंढना है हमें पूरे राउल्ट्स लॉ पे, इसी को पढ़ना है बहुत अच्छे से। ठीक है, कि अगर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर आप किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो पूरे प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है। एक कभी आप देखे होंगे कि सड़क पे क्या बोलते हैं, बर्फ जम गया, उस पर नमक फेंक दिया जाता है, क्यों, ये सब इसी का एप्लीकेशन है। एथिलीन ग्लाइकॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है जब माउंटेन्स में जाते हैं, जहां पे हमारा बर्फ गिरता है, जहां बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, वहां पे वो पेट्रोल में एथिलीन ग्लाइकॉल क्यों मिलाते हैं, सबका आंसर यहीं पे है। या फिर हमें कुकर में खाना बनाना होता है ऊपर में, या फिर जब डाइवर्स नीचे जाते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे, बट ये राउट लॉ का एप्लीकेशन नहीं, वो हेनरी लॉ का है। ठीक है, बट सब चीज यहीं पे पढ़ेंगे, बहुत लाइफ के बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशन आप सीखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो दो क्वेश्चन हमारा आया, आपको माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए। पहला स्टूडेंट ए वाला केस, कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सॉल्यूट कितना करेगा और सॉल्वेंट कितना करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। अगर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट अगर कर रहा है पार्टिसिपेट वेपर प्रेशर में, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है और जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, क्या वो दोनों इक्वल होंगे,
इन्हीं का क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते इस वाले केस में जहां दोनों वोलाटाइल है, केस 1, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, या इसका भी आप बात कर सकते हैं इस पे भी, ठीक है। ये भी सेम में राउल्ट्स लॉ जो है वो दोनों के लिए वैलिड होगा, क्लियर है कि नहीं। वो किस सॉल्यूशन के लिए वैलिड है वो भी समझते हैं। तो चलिए राउल्ट्स लॉ पे, अगले पेज पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस वाले पे क्या है, राउल्ट्स लॉ पे क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, या आइडियल सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट ये आइडियल सॉल्यूशन अभी समझते हैं, ठीक है। इसको पूरा डिटेल इन डेप्थ हम लोग आइडियल नॉन आइडियल पढ़ेंगे। तो ये लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। क्या बोलता है समझिए, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट, इस वर्ड को समझिए, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, पीछे आइए फिर। ये टोटल वेपर प्रेशर था कितना, 2 एटीएम। 2 एटीएम में से कुछ सॉल्यूट लगा रहा था, कुछ सॉल्वेंट, वही जो कुछ है वही पार्शियल है। मतलब दो में से मान लेते हैं 0.5 एटीएम जो है, दो में से 0.5 एटीएम प्रेशर मान लेते हैं सॉल्यूट लगा रहा था, ठीक है। और 1.5 एटीएम प्रेशर कौन लगा रहा था, मान लेते हैं सॉल्वेंट लगा रहा था। तो क्या ये टोटल के बराबर है क्या, हाँ, दोनों को ऐड करने पे टोटल के बराबर है। बट इसे क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, नहीं। क्या इसे हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे, नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर अकेला तो है नहीं। तो इसका एक नया नाम दिया गया, क्या, पार्शियल, मतलब कुछ हिस्सा सॉल्यूट लगा रहा है, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी टोटल वेपर प्रेशर का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, पार्शियल वेपर प्रेशर कौन लगा रहा है, सॉल्वेंट। तो पार्शियल जब वर्ड बोला जाए तो समझ लीजिए वो किसी के अंदर है और टोटल में कुछ हिस्सा वो लगा रहा है। तो यहां पे यही बोल रहा है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल, वोलाटाइल वर्ड क्यों है, क्योंकि नॉन वोलाटाइल का तो कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं। तो इसीलिए बोला गया द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट ओवर अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है वो किसके बराबर आता है, यहाँ अब वही अमाउंट जो मैं बोला ना, कितना सॉल्यूट, कितना सॉल्वेंट, कितना, वही है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट over a solution is directly proportional to mole fraction of that component in the solution। इसका मीनिंग क्या है, मतलब टोटल वेपर प्रेशर जो लग रहा है उसमें से सॉल्यूट या सॉल्वेंट अगर दोनों वोलाटाइल है, वो कितना वेपर प्रेशर लगाएंगे, वो उतना ही वेपर प्रेशर लगाएंगे जितना उनका मोल फ्रैक्शन होगा, किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। यानी यहां पे अगर ध्यान से देखें, जितना ज्यादा सॉल्यूट आप डालेंगे उतना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्लियर है, हाँ या ना जी। यानी जिसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, वोलेटाइल कंपोनेंट का, जिस भी वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना मोल फ्रैक्शन को बढ़ाते जाएंगे उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन को घटाते जाएंगे उसका वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन के अंदर घटता जाएगा, क्लियर है, यही बोला गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट is directly proportional to mole fraction of that component in the solution, ठीक है। और यहां पे जो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वहां किस पे करता था, टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड पे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, वैसे यहां भी टेम्परेचर, नेचर, साथ ही साथ एक नया टर्म आ गया, कॉम्पोजिशन। व्हाट इज कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब कितना आपने सॉल्यूट मिलाया है, कितना आपने सॉल्वेंट मिलाया, उन दोनों के रेशियो या मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉम्पोजिशन, ठीक है। यानी यहाँ 3 वेरिएबल है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड एंड कॉम्पोजिशन, ध्यान रखिएगा ये आगे काम आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यही जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है। तो अगर आप मान लीजिए कि आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट आपको चाहिए, क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ठीक है। दिस पी सॉल्यूट लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसे आप पी सॉल्यूट नहीं पढ़ेंगे, याद रखिए, पी सॉल्यूट नहीं, बार बार आपको लिखना पी सॉल्यूट है बट पढ़ना पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन, मन में ये बोलना है ताकि आपको अभी से वो पैटर्न थिंकिंग समझ में आए, ठीक है। पी सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही बोल रहा था राउल्ट लॉ। अब ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटेगा तो ये बन जाएगा पी नॉट ऑफ, सॉरी पी नॉट मैंने बोल दिया, पी ऑफ सॉल्यूट, और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जो आएगा पी नॉट सॉल्यूट, पी नॉट सॉल्यूट इनटू काई ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा था, ये क्या है, दिस इज पार्शियल प्रेशर, मतलब जो टोटल का एक छोटा सा हिस्सा जो प्रेशर सॉल्यूट लगा रहा है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसमें वो कितना मोल्स में प्रेजेंट है वो, ये पी नॉट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पी नॉट सॉल्यूट,
समझते हैं। तो पी नॉट सॉल्यूट क्या है, ये है प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर फॉर्म। इन प्योर फॉर्म मतलब एक डब्बा आपने लिया है जिसमें सिर्फ वही सॉल्यूट है और वो अकेला है, वो कितना वेपर प्रेशर लगा सकता है प्योर फॉर्म में, वो अमाउंट ये है। तो मान लीजिए अकेला था तो 100 लगा सकता था, जब वो 100% था तब तो वो 100 एटीएम प्रेशर लगा रहा है, मानते हैं, मान लेते हैं ये जो पी नॉट है प्योरेस्ट फॉर्म में जब है तो वो 100 एटीएम प्रेशर लगाता है। एक एग्जांपल है जब वो 100% है, ठीक है, क्लियर है। यानी अगर वो 1% होगा तो कितना लगाएगा, 1 एटीएम, ऐसा टाइप का कुछ है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें पता चले। यानी पी नॉट क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म, पी क्या है जो कि उस सॉल्यूशन के अंदर है, और काई क्या है, हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी तरीके से पी ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन के अंदर, यानी काई ऑफ सॉल्वेंट के। और इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू काई ऑफ सॉल्वेंट। अब समझ रहे हैं आप क्या है, यहाँ काई का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट क्या है जी, सॉरी, पी ऑफ सॉल्वेंट क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ऐसे पढ़ना। और पी नॉट सॉल्वेंट नहीं पढ़ना, इसे बार बार बोल रहे, पी नॉट सॉल्वेंट लिखना है, पढ़ना क्या है, दिस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। जो वो प्योर फॉर्म में होता है तो वो कितना वेपर प्रेशर होता है उसके, उसका वही उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और ये है पार्शियल वेपर प्रेशर और ये क्या है, मोल। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया, दोनों राउट लॉ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि सॉल्यूट कितना प्रेशर लगाएगा और सॉल्वेंट कितना प्रेशर लगाएगा। तो पी ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, आप खुद बता सकते हैं, पी ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, दोनों को बस हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। क्लियर है कि नहीं, इतना सबको क्लियर है। तो नेक्स्ट इसी का डेरिवेशन हम लोग पीछे करने वाले हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसी का डेरिवेशन करेंगे। बट पहले समझ लेते हैं कि पूरा बाइनरी सॉल्यूशन कैसे बटा हुआ है, ठीक है, उसके बाद इसका वो जो डेरिवेशन वाला पार्ट है थोड़ा उसको समझेंगे। तो देखिए बाइनरी सॉल्यूशन कैसे बटा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि राउट लॉ किसके लिए वैलिड है, राउट लॉ किसके लिए वैलिड है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, इनकी बात की मैंने, ठीक है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो आइडियल, नॉन आइडियल, अब ये क्या होता है वो अभी आगे है, इसके बाद वाले टॉपिक्स में है, बट अभी समझते हैं आइडियल और क्या है नॉन आइडियल। दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, राउट लॉ किस पे काम करता है, आइडियल सॉल्यूशन पे, ठीक है। अब आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरह के हो सकते हैं, दोनों मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा है, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट, जिसमें दोनों के वेपर बन सकते हैं। और यहाँ क्या है, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट, ये दूसरे टाइप के। तीसरा वो भी आप बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन कंटेनिंग सर वोलाटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट, ऐसा ही बना सकते हैं, ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, तो एक होता है पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन, जो अपने आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन दिखाए। अब ये क्या है, सब आगे है, एकदम परेशान नहीं होना है, ठीक है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट है नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन, यानी जो आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन दिखाए। अब फिर से मैं बोल रहा हूं, परेशान नहीं होना है, ये टॉपिक आगे है अभी, ठीक है, ये अभी बस ऐसा इंट्रोड्यूस किया है मैंने, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन दो पार्ट में टूट गया, कैसे, आइडियल, नॉन आइडियल। आइडियल में भी क्या है, एक में जिसमें दोनों वोलाटाइल होगा और एक क्या है, एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल। नॉन आइडियल में क्या है, एक पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन, एक नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। क्लियर है सबको, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं यही चीज, ये मैंने अभी बताया आपको कि वेपर प्रेशर, अब मैंने वो पार्ट लिया है, अभी ये पार्ट पढ़ेंगे, पहले ये वाला जिसमें दोनों ही वोलाटाइल है, अभी पहले ये पार्ट पढ़ेंगे और फिर हम लोग इस पे जाएंगे, ठीक है। तो इस पार्ट पे समझते हैं क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ वोलाटाइल कंपोनेंट, यानी सॉल्यूट भी वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है, उस केस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, क्लोज्ड कंटेनर आपने लिया, उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल लिया है, दोनों ही है यहाँ पे, क्लियर। मैंने ब्लू वाले को, जो ब्लू वाला पार्टिकल है उसको सॉल्वेंट माना है और ग्रीन वाले पार्टिकल को सॉल्यूट माना है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे इवापोरेशन स्टार्ट होगा तो लिक्विड फेज में कौन कौन थे, ध्यान से देखिए, लिक्विड फेज में लिक्विड ए भी थे और लिक्विड बी भी था, यानी सॉल्यूट भी था और सॉल्वेंट भी था, मान लेते हैं। यहाँ पे ए को हम क्या मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं सॉल्यूट और बी को मान लेते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, बी को मान लेते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। यानी ये ब्लू वाला क्या है, ये जो ब्लू वाला है वो सॉल्वेंट है, लिक्विड बी है, और ये जो ग्रीन वाला है वो क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो अब लिक्विड फेज में कौन दिखेगा, लिक्विड फेज मतलब लिक्विड स्टेट में कौन दिखेगा, तो लिक्विड में दोनों ही होंगे,
हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन जब वेपर बनेगा तो सिर्फ क्या सॉल्यूट का बनेगा या सिर्फ सॉल्वेंट का या दोनों का? तो हम लोगों ने क्या लिया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल लिए हैं। यानी जब हमारा वेपर बनेगा तो वेपर में क्या होगा, वेपर ए का भी बनेगा एंड बी का भी बनेगा, नहीं सॉल्यूट का भी बनेगा एंड सॉल्वेंट का भी बनेगा। तो अब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों ही आकर के सरफेस पे टकराएंगे और वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। यानी वेपर प्रेशर यहाँ किसके कारण आएगा, दोनों के कारण, सॉल्यूट के कारण भी और सॉल्वेंट के कारण भी, जो कि डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आएगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आएगा, आप खुद बताएं। वेपर प्रेशर ड्यू टू वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के कारण ही यहाँ पे क्या आएगा, वेपर प्रेशर आएगा। किसके कारण, सॉल्यूट के कारण भी और सॉल्वेंट के कारण भी, हाँ या ना। तो ये चीज, अब देखिए मैं ए और बी करके नहीं लिख रहा हूं, या कोई टर्म नहीं ले रहा हूं, 1 और 2 ऐसा कुछ नहीं ले रहा हूं। बुक्स में आपके ए बी लिखा होगा, ठीक है, बट ए हो सकता है किसी बुक में ए को सॉल्यूट माना गया हो, किसी बुक में ए को सॉल्वेंट माना गया हो, इसलिए मैं ए और बी लेकर के नहीं चल रहा हूँ, सॉल्यूट सॉल्वेंट बोल रहा हूँ। जैसा होगा आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको समझ लेना, ठीक है। तो सॉल्यूट, तो अब समझते हैं यहां से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, तो वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट यानी पी ड्यू टू सॉल्यूट प्लस पी ड्यू टू सॉल्वेंट, यानी वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा, पी ऑफ सॉल्यूट क्या निकला था, पी नॉट ऑफ सॉल्यूट इनटू काई ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और पी सॉल्वेंट क्या निकला था, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू काई ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया कि टोटल प्रेशर पीटी, या पी सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं ऐसे, पी सॉल्यूशन ये किसके बराबर है, तो ये है पी नॉट सॉल्यूट इनटू काई ऑफ सॉल्यूट प्लस पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू काई ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए आपने क्या किया, ये एक फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये टोटल प्रेशर निकालने के काम आएगा राउल्स लॉ में, ठीक है। पी नॉट ऑफ सॉल्यूट ये प्योर वाला सॉल्यूट के कारण जो भी वेपर प्रेशर होगा, काई ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट, एंड ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है इतना दूर सबको, ये हमारा पहला फॉर्मूला आ गया। अब इसी को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में मैं कुछ मान के चल रहा हूँ कि ए हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट को मैं ए से रिप्लेस कर रहा हूँ। आप ये फॉर्मूला ए और बी के टर्म्स में ना याद करें, हम बार बार बोल रहे हैं, ये हमेशा सॉल्वेंट और सॉल्यूट बोल के ही याद करें। मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ ए और बी, फिर ए और बी इसलिए ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा जगह बच जाए वो फॉर्मूला लिखने के लिए, कि वो फिर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं, तो पी टी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, ठीक है। अब हमें पता है कि काई ए प्लस काई बी क्या होता है, ये 1 होता है। क्लियर, तो यहाँ से दो फॉर्मूला निकलेंगे, तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू काई ए, और काई बी को हम लोग पुट कर देते हैं 1 माइनस काई ए, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी टी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू सॉरी माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए। क्लियर, तो यहाँ से पी टी इक्वल टू कॉमन आ जाएगा काई ए, तो हो जाएगा पी नॉट बी माइनस, या फिर प्लस आप कॉमन ले ले काई ए, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। एक ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसको भी याद रखना आपको, ये ग्राफ बनाने का भी काम आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप ए के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, यहाँ हो जाएगा पी नॉट ए, यहाँ हो जाएगा काई बी, ठीक है। कैसे, तो बस यहाँ पे देखिए आपने ये क्या किया, 1 माइनस काई बी कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी, और यहाँ हो जाएगा पी नॉट बी काई बी, तो यहाँ हो जाएगा उल्टा बस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। क्लियर है, पी नॉट ए। तो आप ये इस तरीके से दो फॉर्मूला आप
और बना सकते हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला ये है, पीटी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। मैंने यहाँ ए सॉल्यूट को माना है, हो सकता है आपके बुक में ए सॉल्वेंट को भी माना जा सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, ठीक है। बट हम बार बार बोल रहे हैं कि ए और बी के फॉर्म में आप फॉर्मूला ना पढ़े, बार बार इस तरीके से पढ़े, ये जो फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है हमें क्या बनाना है, एक कर्व के बारे में बात करते हैं। कर्व को प्लॉट कैसे करेंगे, किसके वर्सेस किसको, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के कर्व को हमें प्लॉट करना है। किसके, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। क्यों, यहाँ टोटल कितने कंपोनेंट बताए थे, वेरिएबल है, यानी वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ सॉल्यूट या नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, और तीसरा जो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर, दूसरा क्या बोला मैंने, टेम्परेचर के बाद नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड कॉम्पोजिशन पे। तो यहाँ जो हम बना रहे हैं कर्व, वो प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन का कर्व है, मोल फ्रैक्शन। तो एक तीसरा जो टर्म उसे कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा, जो कि है टेम्परेचर, इसलिए हमने टेम्परेचर कांस्टेंट माना है इस केस में, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो स्टार्टिंग का केस है, मान लेते हैं कि आपने वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर को रखा है और एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन को। तो इनको अगर ड्रॉ करना है इनका कर्व, तो दो चीज आपको होना चाहिए, या तो हर वाई एक्सिस के लिए हर एक्स एक्सिस का पॉइंट आपको पता हो, ताकि आप मिलाते जाएं डॉट 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 और आपका क्या बन जाए, सीधा कर्व बन जाए, क्लियर। दूसरा, उन दोनों के बीच में कोई इक्वेशन हो, है क्या, हाँ अभी आपने निकाला, देखिए यहाँ पे यही तो है, जो यहाँ पे आप दिख रहा है यही तो है एक तरीके से। तो अगर ध्यान से देखें तो क्या है, वेपर प्रेशर और, तो देखिए यहाँ पीटी बराबर क्या है, पी नॉट भी, ये कांस्टेंट है। मोल फ्रैक्शन को आपने कहाँ प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे, तो इसको आपने वाई पे प्लॉट किया, ठीक है। इसको आपने कहाँ प्लॉट किया, एक्स पे प्लॉट किया। इसको आपने कहाँ पे प्लॉट किया, एक्स पे प्लॉट किया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको वाई, इसको एक्स, तो ये जो बच गया ये पार्ट क्या है, एम, और ये हो जाएगा सी। तो ये कौन सा इक्वेशन आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दैट मीन ये एक स्ट्रेट लाइन होगा और उसका पॉजिटिव कुछ क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से स्टार्ट करो यहाँ पे, जहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में मान के चल रहा हूं कि 1 है, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 0। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन आपने बनाया जहां भी सॉल्वेंट है ही नहीं, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, सॉल्यूट ही है, और सॉल्यूट भी कैसा है, वोलाटाइल। तो यहाँ जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के कारण होगा, क्योंकि आपने सिर्फ यहाँ पे अभी क्या लिया है, सॉल्यूट, प्योर लिक्विड लिया है, सॉल्वेंट अभी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर है वो ड्यू टू पी नॉट सॉल्यूट लिखा हुआ है। पी नॉट सॉल्यूट मतलब ड्यू टू सॉल्यूट ओनली, प्योर लिक्विड यानी प्योर सॉल्यूट, क्लियर है कि नहीं। अब जैसे जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, मान के चलते जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस में आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, काई ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा क्या, नहीं, काई ऑफ सॉल्यूट घटेगा और सॉल्वेंट बढ़ेगा, यहाँ 0 है। तो इधर से जाते जाते यहाँ पे एट एंड सॉल्वेंट 1 हो जाएगा और सॉल्यूट 0। ये ऐसे कैसे हो रहा है, तो काई ए प्लस काई बी क्या हो रहा है, 1। तो अगर बी बढ़ रहा है तो पक्का ए को घटना पड़ेगा, तभी उनका सम 1 आने वाला है। तो यहाँ से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी यहाँ मोल फ्रैक्शन आपने किसका पुट किया, एक तरीके से बोल सकते हैं सॉल्वेंट का। तो इधर से इधर बढ़ने पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज होगा और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन घटेगा। यानी आप ये भी तो बोल सकते हैं कि सर इधर से इधर अगर उनका मोल फ्रैक्शन घट रहा है, तो राउल्ट्स लॉ अभी आपने पढ़ाया था कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो अगर सर इधर से इधर जाने पे अगर सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन जो है, काई जो है वो घट रहा है, तो इनका वेपर प्रेशर भी घटेगा। बहुत बढ़िया, यही सही बात है ये, ठीक है। यानी यहां से यहां जाने पे वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। कैसे घटेगा, कर्व से घटा दे ऐसे ऐसे नागिन, नहीं, या ऐसा, या फिर बोले सर प्रोजेक्टाइल पढ़े थे तो ऐसा भी ठीक ही लग रहा है अभी थोड़ा, ठीक है, या ऐसा पैराबोला भी है सर, कैसा, तो अभी आपने पढ़ा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी क्या होगा, बोलिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ध्यान से, अब यहां से यहाँ पी नॉट को आपने बनाया, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ जाके हमने इसे 0 कर दिया। क्यों, यहाँ पे वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट क्या है, 0 डाटा है। 0 क्यों हुआ बताइए, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट 1 हो गया, सिर्फ सॉल्वेंट है। तो यहाँ जो भी प्रेशर आ रहा होगा ये डाटा, वो सिर्फ कौन देगा, पी सॉल्वेंट। ये एक्चुअली वाई एक्सिस का ही डाटा है, तो यहाँ पे क्या है, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट ही होगा, यानी यहाँ जो भी प्रेशर होगा वो किसके कारण होगा, सॉल्वेंट के कारण होगा, क्लियर।
अब अगर आप उधर से उल्टा अगर आप ध्यान दें, इधर से इधर आ रहे होंगे तो आपको क्या दिखेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 है, बट इधर से इधर आने पे क्या हो रहा है, सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इधर से इधर आने पे क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा, और सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा यानी सॉल्वेंट का अमाउंट घट रहा है, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर घट रहा है तो उसका वेपर प्रेशर भी घटेगा। यानी अगर आप इधर से इधर ग्राफ को देखें तो ये भी घटेगा, और क्या होगा, वो भी स्ट्रेट लाइन होगा, तो इस तरीके से घटेगा। क्लियर है? आप अगर इस साइड से ऐसे आ रहे हैं और इस साइड से ऐसे जा रहे हैं तो इधर सॉल्यूट का घटेगा। क्लियर? अब इन दोनों को आप जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो ये तुम्हें आपको क्या दे देगा, टोटल प्रेशर पीटी, यानी पीटी इक्वल टू पी सॉल्यूट प्लस पी सॉल्वेंट। ठीक है, पी सॉल्वेंट। और ये ग्राफ किसका है, ये वाला ग्राफ किसका है, ये ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ इधर जाने पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर घट रहा है, इधर जाने पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है जी, इधर जाने पे वेपर प्रेशर घट रहा है। क्यों घट रहा है, तो किसका मोल फ्रैक्शन घट रहा है, तो इधर से इधर जाने पे सॉल्यूट का घट रहा है। यानी ये वाला जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है पी ऑफ सॉल्यूट को। नीचे वाला जो है पी ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे इसे, पी नॉट ऑफ सॉल्यूट इंटू काई ऑफ सॉल्यूट, इसके बराबर। ठीक है, और ये जो लाइन है जो ऊपर की ओर, ये वाला ये लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इधर से इधर जाने पे ये सॉल्वेंट है, तो पी ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय काई ऑफ सॉल्वेंट, काई ऑफ सॉल्वेंट, ये इसके बराबर है। क्लियर? तो ये वाला जो लाइन है वो सॉल्वेंट का लाइन है, और ये वाला जो लाइन है वो सॉल्यूट का लाइन है, और इन दोनों को ऐड करने पे पीटी आता है। ठीक है, अब बहुत कोई को कंफ्यूजन होता है कि सर इस वाले लाइन और इस वाले लाइन का सम जो होता है वो ये वाला लाइन होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस वाले लाइन और इस वाले लाइन का सम ये वाला लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये है क्या, तो इस वाले लाइन पे मान लेते हैं आप कोई एक पॉइंट बनाते हैं, सी पॉइंट है मान लेते हैं, ये पॉइंट सी है, तो इससे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहां से। ठीक है, तो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, मान लेते हैं पीसी है टोटल प्रेशर, तो ये टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, ये दोनों ग्राफ बताते हैं। तो इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का, ये लाइन पे अगर पॉइंट है यानी ये किसका प्रेशर है, सॉल्यूशन का प्रेशर है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो इसने देखिए दो जगह कट किया, यहां और यहां, ये किसके कारण प्रेशर है, ये लाइन किसका है, सॉल्यूट का है, तो पी सॉल्यूट, और ये क्या है, पी सॉल्वेंट। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट पे जो भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है उसको आप ऐड करेंगे तो पॉइंट सी का आपको प्रेशर मिल जाएगा। अभी आपको समझ में आया क्या, मतलब क्या बोलना चाहते हैं, फिर से एक बार समझते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आप ड्रॉ कर रहे हो वो किसका प्रेशर बता रहा है, सॉल्यूशन का कितना प्रेशर है उस पॉइंट पे। इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट बना रहे तो क्या बता रहा है कि सॉल्यूट का कितना प्रेशर है उस पॉइंट पे। ठीक है, और इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर बना रहे तो क्या है, ये लाइन क्या बता रहा है कि सॉल्वेंट का प्रेशर कितना है उस पॉइंट पे या उस मोल फ्रैक्शन पे, क्योंकि परपेंडिकुलर बनाएंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन मिलते जाएगा आपको। ठीक है, हाँ या ना। तो पूछा गया कि बताइए इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है मान लेते हैं सी पॉइंट, यहाँ पे प्रेशर सॉल्यूशन का कितना होगा, ये निकालने में यहाँ हेल्प मिलेगा कैसे, आपको यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कट होगा, मान लेते हैं यहाँ काई ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.8 है, और काई ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मान लेते हैं 0.2 है। ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा, प्रेशर ड्यू टू ए, और यहाँ पे ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू बी, यानी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के कारण, और यहाँ प्रेशर ड्यू टू क्या है, सॉल्यूट, क्योंकि ये लाइन किसका है, सॉल्यूट का है, ये लाइन किसका है, सॉल्यूट का, इसलिए सॉल्यूट, और ये लाइन किसका है, सॉल्वेंट का, इसलिए सॉल्वेंट। अब इससे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, यहां देखिए इस साइड में, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट, और ये जो पॉइंट है यहां से होगा प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट। ठीक है, अब इन दोनों डाटा में जो भी डाटा आएगा, इन दोनों डाटा को आप अगर ऐड कर देते हैं तो पीसी बराबर क्या आ जाएगा, उन दोनों डाटा का सम, मतलब वो जो दो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट आप देख रहे हैं इन दोनों पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे पूछा जाए तो कैसे बताएंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ का जो प्रेशर होगा और यहाँ, इन दोनों का अगर आप ऐड कर देते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो यहाँ इस पॉइंट का आपको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर। क्लियर? यानी ये लाइन और इस लाइन को ऐड करने पे ये लाइन नहीं मिलता, ऐसे नहीं बोलते हैं, बोलते इस लाइन पे, सॉल्यूशन वाले लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट बनाते हैं तो उस टोटल प्रेशर को कौन बताता है, ये और ये लाइन ही बताते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आपको दो पॉइंट मिलेंगे, यहां से मोल फ्रैक्शन आपको पता चल जाएगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने पे इधर से प्रेशर पता चल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, क्वेश्चन बनता है जो आगे हम लोग सीखेंगे भी। ठीक है, अब बात ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन क्या आता है, सर आपने यहाँ सॉल्यूट नीचे बनाया, सॉल्वेंट ऊपर बनाया, क्यों,
ये सिंपल सा बात है। आप इस सॉल्यूट को भी ऊपर बना सकते हैं, सॉल्वेंट को भी नीचे बना सकते हैं। यानी ये सॉल्यूट का पार्ट भी ऊपर बन सकता है और ये सॉल्वेंट का पार्ट भी नीचे बन सकता है। ऐसा ग्राफ भी, उल्टा ग्राफ भी बन सकता है, ठीक है। तो मैंने ही क्यों ऊपर बनाया, तो यहाँ मान के चल रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट से। यानी सॉल्वेंट मोर वोलाटाइल है, सॉल्यूट लेस वोलाटाइल, ये मान के मैं चल रहा हूं। अगर यहां उल्टा होता, सॉल्यूट ज्यादा वोलाटाइल होता, सॉल्वेंट कम वोलाटाइल होता, तो सॉल्यूट का यहाँ ये वाला जो पॉइंट है ऊपर होता, सॉल्वेंट वाला पॉइंट यहाँ कहीं नीचे होता, और ये ग्राफ ऐसा कुछ दिखता। और दोनों इक्वल आ जाएंगे तो दोनों बराबर, ऐसा पैरेलल लाइन। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, वीडियो को फिर से देखिए, आपको पक्का ये समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। इससे जो क्वेश्चन बनता है वही देखिए, क्वेश्चन है कि पीटी है, काई कितना दिया हुआ है 0.8, ये कितना है 0.2, तो बताइए कि पीटी कितना होगा। और यहाँ पे मान लीजिए पी और पीबी का मैंने कोई वैल्यू दे दिया, तो सिंपल आप पीबी निकाल लेंगे। पीबी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू काई बी। पी नॉट बी आपको दिया हुआ है, पी नॉट भी दिया है, काई भी दिया है, पी भी निकल जाएगा। और पी ए, पी नॉट ए इंटू काई ए, पी नॉट ए मैंने दे दिया, काई ए काई बी दे दिया, तो ये भी निकल जाएगा। या हो सकता है मैंने डायरेक्टली पीबी ही दे दूं और डायरेक्टली पी ए ही दे दूं, तो पीटी क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा पी ए प्लस पीबी, आसानी से आ जाएगा। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन होगा जो हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में। तब तक के लिए ये टॉपिक जो है यहाँ खत्म होता है। राउल्स लॉ को आप जाके अच्छे से घर पे पढ़ें, इसको बार बार 2 बार 3 बार अच्छे से वीडियो को देखें, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस पे जरूर आप कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया, नहीं आया, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ताकि मैं उसको और अच्छे से क्लियर कर सकूं। थैंक यू, एंड आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आप